लोकसभा चुनाव 2019 का ये खुमार है और नीति राजनीति में आपका स्वागत है। नीति राजनीति में हमारे साथ इस समय है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नागपुर से जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद जमाल साहब। इस समय उनसे आपकी भेंट करवाते हैं। बड़ी व्यस्तता चल रही है इस समय कि इलेक्शन का प्रचार भी करना है, लोगों से मिलना भी है और इस बीच हमसे ये बातचीत हो रही है। जमाल साहब, कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। एक बात है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थी बीएसपी जी। इस बार उम्मीद क्या है? नंबर 1 कैसे? देखिए, 2014 में हमने जो उम्मीदवार दिए थे वो कुंभी समाज से थे जी, और उसके पहले भी हमने 2009 में तेली समाज से एक उम्मीदवार दिए थे, जब हम 1,18,000 वोट लेके भी तीसरे नंबर पे थे। बहुजन समाज पार्टी की एक नीति है सोशल इंजीनियरिंग की, जो मान्यवर साहब कांशीराम ने शुरू की थी। उसी के अंतर्गत सर्वधर्म के अलग अलग समाज के लोगों को उम्मीदवारी देकर एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाकर देश के अंदर लोगों में एक नई जागृति पैदा करने का जो फार्मूला है बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने देखा कि 2002 से लेकर 2017 तक के जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उसमें एक अनुभव मिला बहुजन समाज पार्टी को कि मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि 2007 में एक कारपोरेटर मुस्लिम समाज का था, 2012 में मुस्लिम समाज का एक कारपोरेटर था, 2017 में 2 मुस्लिम कारपोरेटर हैं। यानी देखने में यह आया है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, अन्य समाजों के अलग छोड़कर। लेकिन एक जमाल साहब, एक बात जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आती है कि नागपुर की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है इसमें तो कभी के वाहवारी साहब रहे। वो जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय के बमुश्किल बड़े थोड़े से लोग नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। कभी यहाँ पर विलास मुत्तमवार साहब रहे, उनके भी कम्युनिटी का वो जो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला आप बताते हैं वो कभी रहा नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद जिस इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं वो शायद नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को उतना प्रभावित नहीं करती। नहीं करती थी, अब करेगी। उसकी वजह यह है कि आपने विलास मुत्तमवार, गेवावारी का उदाहरण दिया, मैं नितिन गडकरी का भी उदाहरण देता हूँ। उनका समाज कितना है यहाँ पर। गेवावारी और मुत्तमवार ये जो है कांग्रेस के लोग थे, और कांग्रेस के पास 2 ऐसे समुदाय थे इस शहर के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर, जो आँख मूछ के बिना किसी कारण के, बिना किसी काम के कांग्रेस को आँख मूछ के वोट दिया करते थे। लेकिन अब उन समुदाय के अंदर जागृति पैदा हो गई है। सबसे पहले जागृति पैदा हुई थी बौद्ध समाज के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। शेड्यूल कास्ट बोलेंगे अपन उनको, एक तरीके से पूरा समाज मिला दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट बोलेंगे। अब ये जागृति जब आई है समाज के अंदर तो धीरे धीरे कांग्रेस जो है माइनस होना शुरू हुई। अब फिर उसका था कि पूरा का पूरा डिपेंड थे कांग्रेस वाले मुसलमानों के ऊपर। लेकिन मुसलमानों ने 92 राइट्स के बाद धीरे धीरे कांग्रेस से हटकर क्षेत्रीय दलों को समर्थन करना शुरू कर दिया था। इसीलिए देश के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि कांग्रेस जगह जगह से साफ होना शुरू हो गई। आपके पास उदाहरण है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, केरला है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग हो गया। हमारे लिए, मुसलमान समाज के लिए ये बड़ी विडंबना वाली बात थी कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई क्षेत्रीय दल नहीं था जहाँ पे मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के क्षेत्रीय दल के पास चला जाता और कांग्रेस को सबक मिलता। इसीलिए कांग्रेस यहाँ फलती फूलती रही। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी है महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की भी कि उनके पास एक तीसरे ऑप्शन के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। जिस तरीके से उन्होंने मतलब आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस की ओर झुकाव कम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे को जो प्रचार के दिन मिले हैं, मैं उन दिनों में मुसलमानों के अंदर से कांग्रेस को निकाल के नेस्तो नाबूद कर दूंगा। तो आपका उद्देश्य ये है कि आप कांग्रेस को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आप ये जो समझ रहे हैं कि कांग्रेस हमारा पहला दुश्मन है, बीजेपी तो अभी पैदा हुई ना। कांशीराम साहब ने 1984 में जब पार्टी का गठन किए, उस समय कौन था इस देश के अंदर, किसकी सत्ता थी, किसका एक छत्र राज था?
एक छत्रराज था कांग्रेस का। अब कांग्रेस के राज को पहले नष्ट करने का लक्ष्य कांशीराम साहब ने ठहरावित किया था कि सबसे पहले हमारे को कांग्रेस को नष्ट करना है। जब ये सिचुएशन बनी देश के अंदर कि कांग्रेस नष्ट होने लगी, तो अचानक में आरएसएस ने अपना एक दूसरा रूप, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका दूसरा पहलू उसने सामने लाया, भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था, लेकिन 1984 के बाद कांशीराम साहब ने जब कांग्रेस को हराना शुरू किया, जहां पर तीसरे संगठन का उदय होने लगा, क्षेत्रीय पार्टी फल फूलने लगी, तब जाके आरएसएस ने अपना दूसरा रूप जाहिर किया। हमारे नेता कहते हैं कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, ऐसे ही नहीं कहते। तो इन्होंने कांग्रेस के बैकअप को देखते हुए आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की वोट ट्रांसफ़र करके उसको बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में इन लोगों ने सारी कोशिशें करने के बाद जब इनको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने ईवीएम सेट की और ईवीएम सेट करके देश में ये बताने की कोशिश करी कि हमारे साथ पूरा देश है, और उसका परिणाम ये है। तो महाराष्ट्र और पूरा देश। तो क्या विकल्प देखते हैं आप ईवीएम का? ईवीएम का विकल्प अभी थोड़ा सा हमको लगा था आसान के ईवीपीटी के मामले में, कि ईवीपीटी से थोड़ा बहुत उसमें जो है ठीक ठाक रहेगा वो, लेकिन अभी की न्यूज़ मिली है कि कल बिना सीसीटीवी कैमरे के बचत भवन में जो ईवीएम मशीनें उतारी गई, अनलोड की गई गाड़ियों से, वो संगठित अवस्था में थी और उस पर झंडे लगे थे भारतीय जनता पार्टी के। उस ट्रक के ऊपर जिस ट्रक में मशीनें आई, तो कुछ इस तरीके की चर्चा अभी चल रही है शहर के अंदर। हम भी इसका संज्ञान लेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या करना चाहिए। तो आपने इसका कोई कंप्लेंट नहीं डाला? बस अभी तक अब हमारे पास चर्चा अभी आई है, और हवा आती है तो हवा धीरे धीरे आती है, ऐसी हवा बहुत धीरे धीरे। लेकिन बीएसपी का इसके खिलाफ कोई ऐसा खास स्टैंड तो नहीं रहा? बिल्कुल लेंगी ना ईवीएम के खिलाफ। लेकिन अब से पहले भी इसका ऐसा कोई स्टैंड तो नहीं रहा कि ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन हो और जिसमें ये स्थिति बने कि ईवीएम को रोककर फिर बैलेट की ओर जाया जाए। ईवीएम का सबसे पहला देश में अगर विरोध किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने करी। शुरुआती बहुजन समाज पार्टी ने करी ईवीएम के विरोध की, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने इस मुद्दे को कभी नहीं लिया। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेना था, कांग्रेस हमेशा चुप रही इस मामले को लेकर। उसके बाद आप इसमें शामिल हुए, क्षेत्रीय दल इसमें शामिल हुए, क्योंकि जो परिणाम उस समय विधानसभा में आए तब हमको सीधा सीधा दिखा कि इसमें सारा का सारा सेटिंग ईवीएम का है। लेकिन कांग्रेस की लापरवाही से जो मुख्य विपक्षी पार्टी बन के बैठी थी, उसने सत्ता पक्ष में भी थी उस समय तो केंद्र में, लेकिन उन्होंने 2009 और 2004 में भी जिस परिस्थिति में कांग्रेस ने चुनाव जीती थी, हो सकता है कि उस समय भी उन्होंने ईवीएम को सेट करके जीता होगा और बीजेपी उनसे मिली भी। तो फिर बैलेट पेपर के आग्रह के लिए बीएसपी का मुखर रूप तो ऐसा देखने में नहीं। कई बार हमने बहन जी के द्वारा निवेदन दिया गया है, चुनाव आयोग को दिया गया है कि बैलेट पेपर चालू किया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि अभी आप जिस तरह से ऑब्जेक्शन देख रहे हैं और अभी इलेक्शन तो 11 तारीख को होने हैं, आप किस तरह का स्टैंड लेंगे? क्या भूमिका होगी आपकी? देखिए, हम तो विरोधी दर्शा सकते हैं, लेकिन एक बात और है कि जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ किसकी चलती है। साहब कांशीराम कहा करते थे कि सत्ता जो है मास्टर की है, और मास्टर की जब तक आप अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, परिवर्तन होने वाला नहीं। और परिवर्तन की लड़ाई है सर, ये परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। लेकिन अभी जो आने वाला इलेक्शन है, वो इलेक्शन जब हाथ से निकल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, अब हमारे पास तो ऑप्शन ये है कि अभी फ़िलहाल में हमको भी मालूम है कि ये लोग कोई उस पर एक्शन लेने वाले हैं नहीं, लेकिन हम अपने बूथ के जो एजेंट हैं उनको पहले से ट्रेन करके रखेंगे कि भाई आप जो 1 से लेके 10 या 10 से लेके 50 तक का ट्रायल लेते थे, वो ना लेते हुए पूरी ईवीएम का ट्रायल ले। इतने बार बटन दबा के इतने बार उसको ओके करे, उतना समय ले उनसे चुनाव आयोग के अधिकारियों से कि भैया हमारे को अगर 800 मतदाता एक मशीन के अंदर है तो हमको 800 का ट्रायल चाहिए और हमारे सामने उसका डिस्प्ले चाहिए, उसमें बाकायदा लिख कर हम उसका ट्रायल लेने की बात मांग करेंगे। चलिए, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इस बार की नीति है, आप कह रहे हैं कि भाई इस बार ये जो सोशल इंजीनियरिंग है इसको सामने रख के बीएसपी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन हम थोड़ा सा याद करते हैं कि नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर हम देखते हैं तो नागपुर में कभी आरपीआई ने एक उम्मीदवार दिया था, डॉक्टर इकबाल साहब, और उस वक्त के जो चुनावी समीक्षक थे उनका ये मानना था कि भाई इस्लामिक कम्युनिटी का ही वोट इकबाल साहब को नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि क्या कम्युनिटी वाइज वोटों का डिवाइडेशन हो सकता है, और ऐसा होता है तो फिर जमाल साहब की क्या स्थिति है? आप जो बात बोल रहे हो ना, मुझे उसके बारे में पूरा उल्टी जानकारी है। अच्छा। कि
एडवोकेट इकबाल अहमद साहब जब नागपुर लोकसभा लड़े और उन्होंने 1,10,000 का वोट लिया था, ये भी मुझे ध्यान में है जी। उस समय मुस्लिम समाज में एक चर्चा बड़े जोरों पे चल रही थी कि दलित समाज के लोगों ने मुसलमान को वोट नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान था। और ये इसलिए भी न्यूज़ ज़्यादा चली, लोगों में चर्चा इसलिए ज़्यादा चली कि आरपीआई की जो मानसिकता है वो आपला मानुस की थी हमेशा से। आपला मानुस के अलावा उनको दूसरा कुछ पसंद नहीं आता था उस दौर के अंदर। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कदम रखी, क्योंकि मैं उस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ साहब। मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। 2007 का मेरा कारपोरेशन का पहला चुनाव, कारपोरेशन का चुनाव मैंने 2007 में पहला बहुजन समाज पार्टी के हाथी सिंबल पे लड़ा। पर उस समय वार्ड पद्धति थी, एक वार्ड एक उम्मीदवार, और मुझे बहुजन समाज पार्टी का हाथी मिला। और मैं प्रचार करने के लिए जब निकला तो मेरे मुसलमान साथियों ने मुझे कहा, अबे हमको बता रहा क्या, ये लोग मुसलमान को वोट नहीं देते। नहीं, मैंने बोला ये बहुजन समाज पार्टी वाले लोग हैं, सब मत बता। बोले हमारे बाल ऐसे नहीं सफ़ेद हुए। एडवोकेट इकबाल अहमद को लड़ा के देख लिए, बोले कोई वोट नहीं मिला। बोले एडवोकेट इकबाल अहमद को सब मुसलमानों ने वोट दिए, बोले बाकी किसी भी शेड्यूल कास्ट ने वोट नहीं दिया। इस तरीके की चर्चा हुई जनाब, और उसका परिणाम क्या हुआ, मैं मात्र 172 वोटों से चुनाव हारा, क्योंकि मेरे को मुसलमानों ने वोट नहीं दी उसे डर के मारे। और बाद में जो रोना गाना चालू करे उन लोगों ने, 3 दिन मेरे घर में मातम का माहौल था। ये मैंने अपनी आंखों देखी और खुद की भोगी हुई चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। तो इस बार आपको ये उम्मीद क्यों है? इस बार क्या, 2012 में मुझे ये उम्मीद पूरी हो गई कि 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी के बैनर पे मैंने अपनी मिसेज को चुनाव लड़ाया, प्रभाग क्रमांक 5 से जब महिला हो गया था, तो लगभग 1800 मुस्लिम का एरिया था उसमें, बाकी शेड्यूल कास्ट भरपूर पैमाने में था। 27,500 का मतदान था, उसमें मेरी मिसेज को उम्मीदवारी बहुजन समाज पार्टी ने दी। और मुझे बताया गया था कि 2000 का जो कैडर वोट तुमको मिलेगा। बीएसपी का जो कैडराइज वोट है इस प्रभाग के अंदर 2000 है, और तुम्हारे समाज का 1800 वोट है। तुम कितनी ज़्यादा पोलिंग कराओगे उतनी पोलिंग पे तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी, और तुम्हारे लेवल के ऊपर जो तुम बाहर के वोट ले सकते हो वो लोगे। तब मेरे को एक अनुभव आया कि मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि भाई आप अपने समाज के लोगों को रोड पे निकालो रैलियों के माध्यम से, फिर आप देखो कि बाकी का दलित समाज आज की तारीख में वो क्या करने वाला है। तो मैंने वही किया, मेरे साथ पूरा का पूरा समाज रोडों पे था, सड़क पे था जनाब। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2012 का मेरी मिसेज ने 2506 वोट के अंतर से चुनाव जीता, जहाँ 2000 बीएसपी के वोट थे। और इसलिए इस बार ये उम्मीद बलवती हो जाती है। इस बार क्या, अभी 2017 का चुनाव भी वही परिणाम रहा, जहाँ मेरे समाज का मात्र 6000 वोट था 66,000 में से। लेकिन एक बात बताइए तो मुझे कि बहुजन समाज पार्टी भी बामसेफ की बैकिंग से खड़ी होती है ना? बिल्कुल, बामसेफ भी बैकिंग है। लेकिन अभी बामसेफ के 3 उम्मीदवार खड़े हैं। एक तो बामसेफ की बैकिंग का जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उनका उम्मीदवार है, बामसेफ की बैकिंग का जो पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी है उनका उम्मीदवार खड़ा है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि बामसेफ का वोट डिवाइड हो सकता है? वो बीएसपी के साथ क्यों खड़ा रहेगा? बामसेफ का जो मामला है, जो आपने अभी 3 लोगों के बारे में बताया मुझे, एक बामसेफ चौथी नहीं बताया कि हमारे साथ भी है, क्योंकि बामसेफ का उम्मीदवार ना खड़ा हुआ बीएसपी का, लेकिन बामसेफ चौथी हमारे पास भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सी बामसेफ में कितने लोग हैं। और खड़े रहने का जो विषय है, खड़े रहने का विषय मैं ये समझता हूँ कि मान्यवर घनश्याम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो सबसे पहले उन्होंने बेस बनाया था बामसेफ को। बामसेफ ही जो थी रीढ़ की हड्डी थी बहुजन समाज पार्टी की। और जब उन्होंने पहली बार प्रण लिया कि भैया हमको लड़ना है, लड़ना जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए, शायद उसी टेक्निक से वो बामसेफ वाले घनश्याम साहब की टेक्निक से प्रभावित होकर ये काम कर रहे होंगे। किसको हरा रहे हैं? जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी को। तो उससे आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है? हमको कहाँ से फ़ायदा, हमको तो नुकसान होगा ना उनकी इस तरीके की हरकत से। तो फिर आप किस फ़ायदे पर इस उम्मीद के साथ आपने बात की कि इस बार हम पहले नंबर पर आ जाएंगे? समाज की जागृति, समाज के अंदर जिस तरीके से जागृति देख रहा हूँ मैं जी। मैं नुक्कड़ मीटिंग मेरी शुरू हो गई है बौद्ध समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी, और जो चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ और जो चीज़ वो मुझे बता रहे, उससे मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर बहुत भारी पैमाने पे जागृति आ गई है। और ये समाज की जागृति जो है इस शहर के लोकसभा सीट को बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेगी। लेकिन इस वक्त हम नागपुर शहर को जिस तरह से देखते हैं, एक बदला सा शहर नज़र आता है। जगह जगह पिलर्स खड़े हैं,
पिलर्स पे पुलिया बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लोग बीएसपी को वोट देंगे? इसी की वजह से लोग बीएसपी को वोट देंगे। कैसे? जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक सपनों का सौदागर आता है शहर के अंदर, सपने दिखाता है और अपने सपनों की दुनिया में लोगों को ले जाना चाहता है। जब लोग उस सपनों की दुनिया में जाने के लिए कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट रही है, किसी की पैर की हड्डी टूट रही है, किसी की हाथ की हड्डी टूट रही है, किसी का सर फूट रहा है। यहाँ तक कि कई लोग तो इस चक्कर में दफन हो गए। ऐसे समय पे समाज और लोगों के अंदर जो भावना पैदा हुई है मिस्टर गडकरी के खिलाफ, मैं आपको बताता हूँ, वो मुँह से बोलना नहीं चाहते, वो करके दिखाएंगे और वो करके दिखाएंगे। और इस बार उनके पास विकल्प है मोहम्मद जमाल जो हाथी की सवारी कर रहा है। विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है इस बार। क्या मुद्दा लेकर जमाल साहब खड़े हैं? हमारा तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय इशू है, संविधान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, पहला मुद्दा हमारा। दूसरा मुद्दा, जिस तरीके से देश के अंदर रोज़गार की कमी हो गई है, युवा में वहाँ तराई मची हुई है, कहीं पे कोई वैकेंसीज नहीं है, इसके बारे में विचार करना। नागपुर के रोजगार की स्थिति क्या है? नागपुर के रोज़गार की स्थिति वही है जो देश के रोज़गार की स्थिति। नागपुर में बेरोजगारी ज़्यादा है। सिर्फ मेट्रो के काम में जो लोगों को लेबर कैटेगरी के लोग हैं जो कि महाराष्ट्र के और नागपुर के नहीं है, सारे के सारे बाहर से आए हुए, उनको रोज़गार मिल रहा है, वो कमा रहे खा रहे बस। आपका क्या आकलन कहता है कि नागपुर को क्या मिला है पिछले 5 सालों में? देखिए, नागपुर को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा नागपुर से लेके चले गए 5 सालों में। मैं नागपुर महानगर पालिका में, मेरी मिसेज और मेरे 7 साल हो गए, मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ नागपुर महानगर पालिका को, कि नागपुर महानगर पालिका को सीएम और मिनिस्टर ने खाली करके टोकली बना दिया है। बिल्कुल, आप आए दिन पेपर में पढ़ते भी होंगे कि नागपुर महानगर पालिका की तिजोरी खाली। इस तरह की व्यवस्था हो गई है कि मेट्रो के लिए 25% नागपुर महानगर पालिका देगी, स्मार्ट सिटी के लिए 25% महानगर पालिका देगी, प्रोजेक्ट रोड सीमेंट के लिए 25% महानगर पालिका देगी। सारा पैसा ये अपने सपनों का जो इन्होंने महल बना के रखे हैं, एक का महल है मेट्रो, एक का महल है नागपुर स्मार्ट एंड सेंसेशनल सिटी, एक का सपना है सीमेंट कंक्रीट रोड। क्या ज़रूरत है? पानी की स्थिति जो देश के अंदर कश्मीर के बाद अगर कहीं का पानी अच्छा माना जाता था तो वो था नागपुर शहर का। आज उस नागपुर शहर में ठंडी के दिनों में पानी की किल्लत हो गई और ये कहा गया कि आने वाले धूपकाले में 4-4, 5-5 दिन का शटडाउन रहेगा। ये लोगों की समस्या नहीं है क्या? ये आम आदमी की समस्या नहीं है क्या? सड़कें खोद के रख दिए, जहाँ गली गली की सड़कें बनाना चाहिए वहाँ गड्ढे पड़े हुए और मेन रोड को, अच्छे रोड को खोद के सीमेंट रोड बना रहे हैं। लोगों को आवाजाही में तकलीफ हो गई। मतलब असंतुलित काम हो रहा है, टोटल असंतुलित काम है। एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं है। मैं लगभग 2 साल से कंटिन्यू, जब से महानगर पालिका में गया हूँ, मैं जब खुद गया हूँ तब से मैंने विषय डाला है एजुकेशन को लेकर कि नागपुर महानगर पालिका अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोले। नागपुर कर लोगों का दिमाग जो है आजकल इंग्लिश मीडियम के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो। वो चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में पढ़े, लेकिन निजीकरण के कारण वो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि आप लाओ स्कूल कॉर्पोरेशन छोड़ो, ग्रांट नहीं मिलती साहब। राज्य सरकार ग्रांट इंग्लिश मीडियम को नहीं देती, हिंदी को देती है, मराठी को देती है, उर्दू को देती है, जो खत्म कर रहे हैं। ऐसी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर प्रधानमंत्री के सपने को साकार करेंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। इस तरीके की घोषणा होती है, यानी हास्य वाली बातें हो रही है नागपुर महानगर पालिका में, सिर्फ और सिर्फ ये मुख्यमंत्री और ये मिनिस्टर की वजह से। इनकी मोनापल्ली चल रही है नागपुर महानगर पालिका के अंदर। कारपोरेटरों को फंड नहीं मिलता काम करने के लिए, काम कर रहे हैं इनके आमदार लोग राज्य सरकार से लाकर, इनके खासदार लोग केंद्र सरकार से लाकर, और उनके भी कारपोरेटरों में रोष है। खास बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि मैं विरोधी पक्ष का हूँ तो बोल रहा हूँ, खुद के उनके कारपोरेटरों में दोष है, लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते क्योंकि पार्टी का बंधा हुआ आदमी है। कई बार तो हाउस के अंदर ऐसे विषय आया तो उन्होंने कहा सामने लाओ कौन नाम है, तो भैया किसी को पिटाने के लिए हमारे को जरूरत तो नहीं है। लेकिन इन सब स्थितियों पर कांग्रेस ने इस बार एक घोषणा की है कि वो एक न्यूनतम आय जनता को देगी। तो आपकी टिप्पणी क्या होगी? तो 15 लाख रुपए फेंकू दे रहे थे, अब ये 72,000 रुपये महीने साल का देंगे औरतों को, ताकि ये हलाल बन जाए, इनके दिमाग काम ना करे, घर में बैठे रहे, पड़े रहे, खाए पिए सोए, कोई सोच बनाए ना। ऐसी सोच है इन लोगों की कि ये जनता को फुकट में लालच दे रहे कि तुमको 6,000 रुपये महीना फुकट में दे देंगे। बीएसपी इनके पास आएगा कहाँ से? पहले आप उनसे जवाब पूछिए कि इनके पास ये पैसा आएगा कहाँ से। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये निर्माण होता, पब्लिक का पैसा पब्लिक को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक से लोगे कैसे? जब 6,000 रुपये लेके आदमी घर में सो जाएगा तो ये पैसा लाएंगे कहाँ से? देश को बेचेंगे?
देश को बेच के पैसा देंगे लोग। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। एक फेकू ने चालू किया, दूसरे पप्पू ने अपना लिया, यही चीज़ हो रही है। तो और कुछ नहीं। बीएसपी जनता को क्या उम्मीदें देना चाह रही है? हमारी तरफ से जनता को ये आह्वान है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलती है, कांशीराम साहब के पद चिन्हों पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान में वो सब कुछ है जो एक देश को अमन और चैन से रहने के लिए देता है, विकास की ओर ले जाने के लिए देता है, सबको पढ़ने का मौका देता है, सबको आगे बढ़ने का मौका देता है। ऐसा प्यारा सा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। उसको पूर्णतः लागू करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी अपना ये मिशन चला रही है, मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा स्थापित किया हुआ। सबके लिए समान अवसर की बात लेकर बीएसपी इस बार मैदान में है, और हमारे साथ थे नीति राजनीति में इस समय नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीएसपी के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद जमाल साहब। जमाल साहब, इतनी व्यस्तता में आपने नीति राजनीति में हमसे ये बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।